सभी भावी आरएस अधिकारियों का कलाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम सीरीज़ की अगली क्लास में हैं। PYQ हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमने 2018 तक जो 2013, 16 और 18 तक मेंस हुए थे उनके जो पब एड से संबंधित सवाल थे उन पे डिस्कशन कर लिया है। आज हम चले हैं आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 में जो 21 की भर्ती हुई थी। यहाँ जो 22 लिखा हुआ वो गलत है, 2021 पढ़े हैं इसे। 2021 में जो सवाल पूछे गए थे लोक प्रशासन के उन पे डिस्कशन करेंगे। वो आज है अपना टॉपिक 2 मार्क्स एंड 15 वर्ड्स वाले जो सवाल हैं उन पे डिस्कशन करेंगे और इनकी संख्या है वो है 5 सवाल अपने पास है। और एक बात देखी गई है कि लोक प्रशासन में जो सवाल है वो सीधे सीधे और सरल तरीके से पूछे गए हैं। कोई टफ सवाल है वो इतना अपन को नहीं मिला है जो कहीं से ऐसा उठाकर पूछ लिया हो जो हमें कभी पता ही नहीं था। ठीक है। और 2021 में यह बड़ी विशेषता रही कि सारे सवाल है वो सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो इसमें अपन कॉपी तो किसी की देख नहीं सकते क्योंकि कॉपीज अभी तक किसी को मिली नहीं है 2021 की। तो हम सवाल देखेंगे और उसका मॉडल आंसर है उस पर डिस्कशन करेंगे और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कॉपीज़ अभी तक अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की ओर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि नहीं कर रहे हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अपन जानकारी के साथ साथ ये भी बता दूं कि अनुभव भी है कि अपन आंसर राइटिंग नहीं करते हैं और सीधा ही पढ़ते रहते हैं, रीडिंग मारते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं सवाल सामने आता है, पढ़ा हुआ तो बहुत था लेकिन अब लिख नहीं पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना है। ठीक है, कौन सा वर्ड सबसे पहले लिखूं, बीच में क्या लिखूं, इससे संबंधित उदाहरण क्या लिखूं। तो कई सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए अभी से लिखना शुरू कर दें। यदि आप लिखना शुरू नहीं करते हैं तो फिर यह आपके लिए एक समस्या बन जाती है कि आंसर राइटिंग तो हमें आती नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें और अभी से आंसर लिखना शुरू करें। और यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, किसी को दिखाने की कोशिश करें कि मैंने ये आंसर लिखा है, ये सही है या नहीं है, किस तरह से लिखना है, कितना गलत है। इसी से ही आपकी शार्पनेस आएगी, इसी से ही आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा और प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल अपना है, आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि आदेश की एकता क्या है या निर्देश की एकता क्या है। अब जो पूछा गया है वो है आदेश और निर्देश की एकता में क्या अंतर है। तो हम कैसा प्रेजेंटेशन करेंगे इसको, इधर लिखेंगे आदेश की एकता और इधर लिखेंगे हम निर्देश की एकता। ठीक है, और इसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे जिससे उन्हें हेडिंग का पता चल सके। अब आदेश की एकता किसे कहते हैं। आदेश की एकता का मूल जो उद्देश्य वो है एक बॉस एक सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो किसी भी कार्य में किसी भी कर्मचारी को या अधीनस्थ को उसके एक उच्चाधिकारी से आदेश मिलने चाहिए और उसी के प्रति वह उत्तरदायी होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि मेरे को जो आदेश मिला है वो 3-4 लोगों से या ऊपरी अधिकारियों से मिला है। अब वह व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होगा और किसका काम करेगा, किसका छोड़ेगा, और यदि करेगा तो सबके करना कोई संभव नहीं है। इसलिए आदेश की एकता यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसके अंदर ये होता है कि एक व्यक्ति को या एक कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। वहीं निर्देश की एकता में ये होता है कि एक समान उद्देश्यों वाली जो भी क्रियाएं हैं, जैसे शिक्षा है या फिर कोई काम है, जैसे यही मान लीजिए कि कोई खाई खोदने का काम ही है, तो एक तरह की जो क्रियाएं हैं उनका बॉस एक ही होना चाहिए या प्लानर है वो एक ही होना चाहिए। तो इसे कहते हैं निर्देश की एकता, समान उद्देश्य की क्रियाओं का बॉस एक। ठीक।
अब दूसरा अंतर, ये तो होगी अवधारणा अपनी की इसका अर्थ क्या है, तो पहले में अपन लिख देंगे यहाँ अर्थ, ठीक है, इधर भी लिख देंगे अर्थ। फिर हम लिखेंगे कि इससे प्रभावित कौन कौन होता है। आदेश की एकता में कौन, जो कर्मचारी है वो नीचे स्तर का जो व्यक्तिगत रूप से वो प्रभावित होता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करनी है। वहीं निर्देश की एकता में पूरा संगठन है वो प्रभावित होता है, ठीक है, इसमें संगठन प्रभावित होता है और इसमें व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे दो अंतर हो गए। इस तरह से हमें डिवाइड करके लिखना है और अपने 15 वर्ड्स है वो पूरे हो जाते हैं। कॉपी भी जो लाइन दी रखी हुई है निर्धारित स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला है कि आदेश की एकता। किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने व उसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होने को आदेश की एकता कहते हैं। वहीं निर्देश की एकता में क्या है, समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष और एक योजना अधिकारी होना चाहिए। ऐसे नहीं 3-4 हैं जो अलग अलग इस तरह से बता रहे हैं कि ये काम करना है, कभी कह रहे हैं वो काम करना है, तो उसमें वे व्यक्ति के लिए क्रियाओं का दोहरान है वो बढ़ जाता है। दूसरा है, यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है कि मेरे को किस किस व्यक्तियों से, मान लीजिए एक व्यक्ति है उसको इधर से भी आदेश मिल रहे हैं, इधर से भी आदेश मिल रहे हैं, अब वो व्यक्ति किधर जाएगा। ये एक ऐसा हो गया जो 2 मस्तिष्क वाला सेनापति इस तरह से हो गया। एक कह रहा है कि नहीं युद्ध लड़ना है, दूसरा कह रहा है इस मोर्चे पर लड़ना है, फिर वो किधर जाएगा, इसलिए हार निश्चित है, ठीक है। यह क्रियाओं के एक दूसरे के आच्छादन को रोकता है, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं हो इसलिए रोकता है। यह व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है और यह संपूर्ण संगठन को प्रभावित करता है। तो अपने 3 जो अंतर है वो मुख्य रूप से हो गए, ठीक है। तो इसे हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ 2 तरह के दृष्टिकोण चलते हैं। एक एकीकृत दृष्टिकोण है, ठीक है, एक एकीकृत है, एक प्रबंधात्मक है, ठीक है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोणों में यह है कि एकीकृत दृष्टिकोण तो ये कहता है कि उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक या कर्मचारी तक जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो सभी प्रशासन का हिस्सा होते हैं। जबकि प्रबंधकीय ये कहता है कि नहीं, केवल योजना बनाने वाले, नियंत्रण करने वाले, पर्यवेक्षण करने वाले, समन्वय स्थापित करने वाले, संगठन बनाने वाले, इन सभी लोगों को प्रशासन माना जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक चपरासी, एक लिपिक, एक यांत्रिक या किसी भी व्यक्ति को आप प्रशासन का हिस्सा मान लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसकी मूल भावना यही है कि प्रबंधकीय में वही व्यक्ति आते हैं जो कौन कौन क्या क्या करते हैं, नियोजन का काम करते हैं, नियोजन, पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन, संगठन, ठीक है। इस तरह की जो क्रियाओं में है, जैसे और भी लिख सकते हैं हम, नियंत्रण, इन सभी क्रियाओं में जो शामिल है व्यक्ति, उसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर किस तरह से होगा वो देखते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में केवल नियोजन, संगठन, समन्वयन, निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण आदि ही शामिल होते हैं। नैतिक और शारीरिक कार्यों को प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे यांत्रिक, लिपिक, चपरासी को प्रशासक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। क्लियर है एकदम
कि प्रबंध करने वाले, प्रबंधात्मक जो क्रियाएं करने वाले हैं, उन्हीं को ही हम प्रशासन में लेते हैं, और यही यह दृष्टिकोण कहता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। लेखानुदान क्या है? ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक सरकार है, मौजूदा सरकार है, चुनाव नज़दीक है और वह अपना बजट है उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। ऐसे समय में अपना खर्चा पूरा करना है, तो खर्चा कहाँ से मिलेगा? भारत की संचित निधि से। इससे निकालने के लिए या इस कोष से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति लेती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? लेखानुदान कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। लेखानुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वर्तमान सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से अनुमति प्राप्त करती है। कब करती है? जब चुनाव नज़दीक हो और बजट है वो पेश नहीं कर पाए और अपने खर्चे चलाने हैं, पेंशन से संबंधित या फिर वेतन से संबंधित या रूटीन कार्य हैं, उनको चलाने के लिए, क्योंकि वो बजट तो आवंटित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है ना, लोक लुभावन जैसे मुद्दे आ जाएंगे, इसलिए सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करती है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या करती है? संसद से अनुमति लेती है। ठीक है, यह बजट पारित न होने की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है अपना, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। ये सवाल जस्ट अगली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि कोई भी कंपनी है या फर्म है वो समाज में ही अपना विकास करती है, इसलिए इसका दायित्व बनता है कि वो समाज के हित में काम करें, ऐसे काम करें जो सामाजिक हित में हो। ठीक है, सामाजिक हित में लायक कैसे? पर्यावरण संरक्षण है ना, बाल श्रम को रोकना है। ठीक है, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण में अपना सहयोग है, जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इसमें जो इनके कार्यों में और इनकी मांगों में, इनकी आवश्यकताओं में, इनकी आशाओं में जो कार्य कंपनी करती है अपने कुल रिटर्न का या फिर अपने कुल लाभ का, तो इसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। ठीक है, अब हम आंसर को देखते हैं। क्या है? कंपनियों, फर्मों द्वारा उन कार्यों को करना तथा नीतियों को अपनाना जो समाज हित एवं उनकी आशाओं की दृष्टि के अनुकूल हो, जैसे सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल वगैरह, इनके बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और इसको ऐसी जो चीज़ें हैं लगभग क्लियरली पूछ ली जाती हैं और वो सीधी सीधी पूछी जाती हैं। जैसे आपको टॉपिक दे दिया कि राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम है, तो उसकी सारी की सारी आपको विशेषताएं याद होनी चाहिए फर्स्ट लेकर अंत तक। कितनी विशेषताएं हैं वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए उनको क्लियर कट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। औपचारिक प्रत्यायोजन, ये प्रत्यायोजन अपना टॉपिक है। औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है? ठीक, अब प्रत्यायोजन को समझते हैं कि ये प्रत्यायोजन क्या है। प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है। पहला तो ये है कि एक प्रोसेस है। किस बारे में प्रोसेस है? कि किसी भी कार्यालय में एक कार्यकारी अधिकारी होता है, एक बॉस होता है, अध्यक्ष होता है, एचओडी होता है, या फिर उसको कह लें कि कार्यालय अध्यक्ष होता है, जिसको कार्यकारी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब उसके पास कई सारे काम होते हैं। ठीक है, एक आप स्कूल का ही मान लीजिए, एक प्रिंसिपल है, उसके कई सारे काम होते हैं। ठीक है, या एक पीएमओ है, उसके पास कई सारे काम हैं। तो वो क्या करता है कि अपने कुछ कामों से कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए किसी और को दे देता है, जो अपने अधीनस्थ हैं उनको दे देता है, अधिकार और उत्तरदायित्व सहित।
कि ये अधिकार है, ये पावर्स है आपके, इसमें आप ये काम कर सकते हो, और गलत किया तो आपका उत्तरदायित्व भी निश्चित किया जाएगा कि आप उत्तरदायी हो इसके लिए। तो कुछ कार्य हैं वो उनको विभाजित कर दिया जाता है अपने अधीनस्थों में और खुद में, इससे उनका भार है कम हो जाता है, और वो जो नियोजन से संबंधित कार्य है या फिर नीति निर्माण से संबंधित कार्य है उन पे अच्छी तरह से वो गौर कर सकता है और ध्यान है अपना उन पे अट्रैक्ट पूरी तरह से लगा सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रत्यायोजन, जिसे भारार्पण भी कहते हैं। ये सवाल 2013 में पूछा गया था कि भारार्पण क्या होता है। उसको थोड़ा सा इस तरह से करके जब इंग्लिश में पढ़ रहे थे तभी समझ में आ रहा था कि भारार्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यायोजन। अब इसका कई प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अब अनौपचारिक होता है, उसमें तो रीति रिवाज होते हैं और मौखिक रूप से दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है रीति रिवाज है, किसी को वही काम करना है। लेकिन एक होता है लिखित रूप में, नियमों, उपनियमों, कानूनों के अंतर्गत दिया जाता है, उत्तरदायित्व और अधिकारों सहित कि ये काम आपको करना है। जैसे जिला कलेक्टर हैं, वह अपनी कुछ शक्तियां हैं वो एसडीएम को सौंप देती है या तहसीलदार को सौंप देती है। ठीक है तो इसे लिखित रूप में जो होते हैं उनको औपचारिक कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, जब संगठन में लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों या प्रक्रियाओं के आधार पर प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। तो अपने 2 नंबर के जो सवाल थे 2021 के 2 मार्क्स के जो सवाल थे उन पर डिस्कशन कंप्लीट होता है। और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, बोरिंग या इंटरेस्टिंग या फिर मदद करने वाली, तो इस बारे में आप ज़रूर बताएं। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है वो भी इस पे लगे रहें और अपने आंसर को शार्प करने में लगे रहें कि हमें तो फर्स्ट बार ही देना है, फर्स्ट बार में सिलेक्शन प्राप्त करना है, तो आपको अच्छी तरह से करना है। और जो साथी हैं जिन्होंने 2-3 बार दिया है, एग्ज़ाम दिया है, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो इनमें और शार्पनेस लाएं, प्रेजेंटेशन को अच्छा करें और उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाएं। और जो चीज़ हम गप के रूप में लिख रहे हैं या फिर अव्यवस्थित रूप से लिख रहे हैं उनको व्यवस्थित करने की कोशिश करें। और जिनको रैंक में सुधार करना है वो भी प्रयास करें कि हमारा आंसर है वो किस तरह से शानदार हो, अट्रैक्टिव हो, कुछ प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो इस पर लगे रहें। थैंक यू वेरी मच।